नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ गया? ईएमआई। ईएमआई बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, रिवाइज रिव्यूज आप अपने आप करते रहे हो, कर लेना। हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या टेकअप कर रहे हैं, इसके सॉल्व एग्जाम्पल। पहले क्या पकड़े हमने? सॉल्व एग्जाम्पल। देखो जी, पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2 ए। ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, 6.2 ए का ये वाला डायग्राम था, मैंने उठा लिया वहां से। ओके, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर। कहता है अगर गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या करनी है, ज्यादा करनी है, तो तुम क्या करोगे, मतलब क्या कर सकते हो। अगेन प्योर सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। तो अगर डायग्राम वही वाला मैंने सही उठाया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं अगर इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन करवाना चाहता हूं, तो कॉइल जो बी है, C2, उसकी मूवमेंट क्या कर दूंगा, रिलेटिवली इंक्रीज कर दूंगा, मतलब स्पीड इंक्रीज कर दूंगा। ऐसे भी बढ़ सकती है। यहां कहोगे कि दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दूं, दोनों को, एक को अगर लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो दूसरे को क्या कर दूं, राइट साइड कर दूं। दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी, ज्यादा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपना आंसर कई तरीके से इसका दे सकते हो। नॉट अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट इज पर्टिकुलरली सब्जेक्टिविटी है इस क्वेश्चन में। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन लार्ज रिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर। आंसर मैंने डाल दिए होते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के सोल्यूशन वालों के। तो क्या कह रहे हैं, ये कैसे कर सकते हैं? कह रहा है टू ऑब्टेन द लार्ज रिफ्लेक्शन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। देखो वही कह रहा है कि ज्यादा स्टेप ले सकते हो। यूज अ रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल C2। ये भी बात उसकी सही है कि जो दूसरी वाली कॉइल है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दो, उससे भी फ्लक्स बढ़ जाएगी। तुम्हें समझ में लग गया पॉइंट? या फिर कह रहा है कनेक्ट द कॉइल टू ए पावरफुल बैटरी। ओके, कहता है जो पहली वाली कॉइल है जिसमें करंट लगा रखा है, जिसके कारण ये, उसका करंट ही बढ़ा दो। ये भी सही है। ओके, या मूव द अरेंजमेंट रैपिडली। अरेंजमेंट को क्या करो, जो जिसमें गैलोमीटर लगा है उसको तेजी से मूव करो। मैंने बीच में और भी बता दी थी, मैंने कहा दोनों को मूव करो, ऑपोजिट मूव कर लो। तो आप जैसा मर्जी आंसर दे दो, आपका आंसर सही मान लिया जाएगा। डन हो गया? हाँ, कॉन्फिडेंस रखना है, ज्यादा इधर उधर ताक झाक नहीं करनी है, अपना आंसर दे देना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख, और लिखना है बेटा। ठीक है जी? तो मैं कई बच्चों को कह रहा हूँ ना, बेटा तुझे लिखना नहीं आता। अब जिसको मैं कहता हूँ तुझे लिखना नहीं आता, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि तुझे लिखना नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कि तू लिख। मतलब इसको नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली लेना है। कि मैं उसको कह रहा हूँ कि अभी तो टाइम है ना, तुझे लिखना नहीं आता। मतलब मैं डांट के कह रहा हूँ, डांट के इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अब लिखना पड़ेगा ही, अगली बार से लिखना सीख। ठीक है जी? तो न्यूमेरिकल आपके स्ट्रांग है, बढ़िया बात है। वो तो चाहिए चाहिए, न्यूमेरिकल वाले बहुत क्वेश्चन आने हैं, लेकिन लिखना भी आना चाहिए ना। अब इस क्वेश्चन में आप फंस सकते थे, मतलब जिसका न्यूमेरिकल टाइप स्ट्रांग है, पहले नहीं लिखा हुआ, वो कंफ्यूज सा हो जाएगा, कितना लिखूं कितना नहीं लिखूं। ठीक है जी? अच्छा, एक और बात, मैं शीट चेक कर रहा था उस दिन तुम लोगों की, तो कहीं पर तुम ज्यादा लिख रहे हो, जहां पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है वहां ज्यादा लिख रहे हो, और जहां पर ज्यादा लिखने की जरूरत है वहां पर कम लिख रहे हो। आपने नंबर का हिसाब भी लगाना है। एक नंबर में है, दो नंबर में है, या तीन नंबर में, उसका भी हिसाब लगाना। एमसीक्यू वाले जो हैं, एमसीक्यू वाले में तो बस जैसे तैसे जो भी है कर कर सही आंसर ही लिखना है। वहां पर ABCD ही लिखनी है, कुछ नहीं लिखना वहां कुछ भी नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 A, क्वेश्चन नंबर 2 B, जो भी उसका आंसर, सिर्फ ऑप्शन लिखना। ठीक है? टू द पॉइंट, पहली बात, टू द पॉइंट आंसर दें, फालतू फालतू की जरूरत ही नहीं। राइट है? अगला क्वेश्चन कहता है हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैलोमीटर। ओके, कहता है अगर ये गैलोमीटर ना होता तो तुम कैसे करंट को चेक कर सकते थे, कैसे चेक कर सकते थे कि इसमें करंट है। तो कैसे कर सकते हो कि गैलोमीटर की बजाय तुम्हें यहां पर क्या लगाना चाहिए, बल्ब लगा सकते हो। ठीक है, क्या लगा सकते थे, कोई बल्ब भी लगा सकते थे। या फिर इनका आंसर क्या है, कहता है रिप्लेस द कैलमीटर बाय स्मॉल बल्ब, द काइंड वन दैट फाइंड्स इन ए स्मॉल टॉर्च लाइट। मतलब ऐसा बल्ब जो ज्यादा वोल्टेज नहीं खाता, एलईडी नहीं होते छोटे छोटे, एलईडी टाइप लगा दो। द relative motion between the two coils will cause the bulb to glow and thus demonstrate the presence of induced current. In experimental physics, one must learn to innovate. कहता तुम्हें इनोवेट करना आना चाहिए। माइकल फैराडे, who is ranked one of the best experiments ever, was legendary for his innovative skills. वो तो सारे साइंटिस्ट लेजेंडरी थे, सारे साइंटिस्ट क्या थे, इनोवेटिव ही थे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। पहला क्वेश्चन डन हो गया।
आइंस्टाइन ज्यादा ग्रेट सी के न्यूटन? बोलना तो भाई दोनों ही ग्रेट सीखे, हमें मार गए। हम्म, सही बात है, अपने अपने साथ है। कौन आया था प्रैक्टिकल लेने के लिए? चलो कोई ना, सारे ग्रेट हैं। क्वेश्चन नंबर 6.2 देखो, कहता है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस, स्क्वायर लूप है, साइड कितनी 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस कितना 0.5, इज प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ये हो गया बेटा नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, और कॉइल पड़ी हुई है वर्टिकली। एक तो वर्टिकल पड़ी हुई है, कौन से प्लेन में पड़ी है? ईस्ट वेस्ट प्लेन, समझ गए? आगड़ा प्लेन है, नॉर्थ साउथ प्लेन, आगड़ा प्लेन है, ईस्ट वेस्ट, गलत तो नहीं ले दिया मैंने? वर्टिकली पड़ी हुई है, ये प्लेन कौन सा माना जाएगा? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नहीं है, ये तो नॉर्थ साउथ प्लेन हो गया ना। जैसे अगर इसको मैं क्या मानूं एक्स, इसको क्या मानूं वाई, तो ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन कहलाता है? एक्स वाई प्लेन कहलाता है ना, जल्दी बोलो, समझ गए? ये वाला प्लेन कौन सा कहलाता है? एक्स वाई प्लेन। मुझे तो लगता है ईस्ट और वेस्ट तो यही होगा, ईस्ट वेस्ट। उसमें तो एक्स इधर होता है, वाई इधर होता है ना, ईस्ट वेस्ट यही है बेटा। इट इज प्लेस इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, ठीक है, यही जाएगा, ईस्ट वेस्ट प्लेन यही जाएगा। नॉर्थ साउथ ऐसे पढ़ियो, तो नॉर्थ साउथ हो गया इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, ये भी वर्टिकली है, और ऐसे पढ़िए तो है ये भी वर्टिकली, समझ गए? दोनों केसेस में वर्टिकली है ना बेटा। ये कॉइल है, लटकी तो वर्टिकली हुई है, वर्टिकली, ये ईस्ट वेस्ट प्लेन है, ठीक है, लटकी तो ये भी कैसी हुई है? वर्टिकली है। ये कौन सा हो गया? नॉर्थ साउथ प्लेन हो गया एक्स। हम्म, ये वर्टिकल नहीं है ना, हॉरिजॉन्टली पड़ी है, प्लेन ये कोई नहीं है। ये कैसे पड़ी हुई है? हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है ना बेटा, समझ गई? ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से ना नॉर्थ साउथ है ना ईस्ट वेस्ट, इस डायग्राम के साथ, या नॉर्थ ऊपर ले रखी है ना, समझ गए? ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, वर्टिकली नहीं। तो क्वेश्चन में बोला गया स्क्वायर लूप, साइड दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इस प्लेस वर्टिकल इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ओके, a uniform magnetic field of इतना टेस्ला is set up across the plane in north east direction, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0 इन 0.1 सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था? इट वाज कितना था भाई? 0.1 टेस्ला, ठीक है। फाइनल फील्ड बेटा कितना हो गया? 0 हो गया। कितनी देर में हुआ ये सब? 0.7 सेकंड में हो गया। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। क्या चाहिए बेटा तुम्हें? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। जल्दी बोलो, ओके है? ये दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखी होंगी, स्क्वायर लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लेंगे। बस तुम्हें एक चीज जज करनी है, थीटा कितना लेना। उसने मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बोला है? नॉर्थ साउथ। कॉयल कैसे पड़ी हुई है? ऐसे, तो कॉयल का नॉर्मल किधर गया? बाहर। कॉयल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ गया? कॉयल का नॉर्मल, मैं गलत तो नहीं कर रहा? डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0 पॉइंट इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन, अक्रॉस द प्लेन, सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0। कॉयल का नॉर्मल इधर जा रहा है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट इन दिस टाइम interval. The angle theta made by the area vector of the coil with the magnetic field is 45 degree. The initial magnetic flux is this. 45 क्यों है? मैंने कहा गलती की, चेक कर। 45 को ले लिया। A square loop of side 10 cm resistance is placed vertically in east-west plane. Placed vertically in east-west plane. North, south, east, west. East-west. Vertically east-west.
ईस्ट वेस्ट प्लेन तो यही हुआ वर्टिकली। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस is set up across the plane in north। ओके मैंने गलत कर लिया यार, नॉर्थ साउथ थोड़ी, नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ, नॉर्थ साउथ थोड़ी, वो तो क्या दिया हुआ है, नॉर्थ सही जा रहे थे हम, नॉर्थ साउथ नहीं। कैसे दे रखा है वो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच दे रखा है, ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट दे रखा है। जल्दी बोलो बेटा, डन हो गया कि नहीं। तो ये जा रही है कॉइल, ये जा रहा है आपका साउथ, ये क्या है बेटा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट मतलब अब नॉर्मल और उसके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्लेन है, जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं। तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बोला था ना मैंने, उसको नॉर्थ साउथ ले लिया, ठीक है। तब तो थीटा कितना चल रहा है बेटा, 45 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लेनी है। पहले इनिशियल फ्लक्स निकाल लें, बी ए कॉस ऑफ 45 डिग्री बेटा, ठीक है। इनिशियल फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा था, 0.1। एरिया तुम यूज ही कर लोगे, 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁴ आ जाएगा। पता लग गया कैसे, 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, 10 इंटू 10 100 हो गया है ना, 100 इंटू 10⁻⁴ यानी कितना आ जाएगा, 10⁻²⁵ आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू √2 होती है। बाद में तो फ्लक्स ही क्या होगी बेटा, जीरो होगी ना। जल्दी बोलो, समझ गए, बाद वाली तो फ्लक्स ही क्या होगी, जीरो होगी। तो कुछ नहीं करना, टाइम की वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकाल लोगे, बोलो हो जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा उलझ गए, यहाँ पे पढ़ने में गलती कर दी, गलत हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी बताओ, डन है, ओके। अब उसके बाद यहां से तो क्या आ जाएगी, ईएमएफ। करंट निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, जो भी ईएमएफ आई है उसको किससे डिवाइड कर दे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर, ठीक है। व्हाट आर ईएमएफ वी हैव ऑब्टेन्ड, रेजिस्टेंस से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे रखा है, चेक करना। डिटरमाइन द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, 10 सेंटीमीटर 0.5 ओम दे रखा है। छोड़ दूं क्वेश्चन, छोड़ दूं, कर लोगे। जैसे हम यहाँ उलझे हैं, हम नहीं, मैं उलझाऊं, बस आपने नहीं उलझना, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट में फ्लक्स निकाली, सेकंड फाइनल फ्लक्स जीरो है, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। रेजिस्टेंस, नोट दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस फ्लक्स। देखो जी, फिर एक बात बोल रहा है, कल भी बोल रहा था, कह रहा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस ए फ्लक्स थ्रू द लूप बट इट इज ए स्टेडी फील्ड, ठीक है, एंड हेंस डज नॉट इंड्यूस एनी ईएम। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स आती है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उतना का होता, मतलब इस लाइन की जरूरत नहीं है, वो ऐसी फालतू एक बात बता रहा है कि अर्थ के फील्ड के कारण भी कुछ फ्लक्स होती है, लेकिन उसको चेंज नहीं ना हो रही, इसलिए उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस नहीं, ठीक है जी, चेंज नहीं ना हो रही। चलो जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा था हमने किया, तीसरे पे आ गए। सर्कुलर कॉइल है, पढ़ो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड आउट करो, क्या कहना चाह रहा है, फिर हम कराते हैं। हो जाएगा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 500 टन and resistance, this is placed with its plane perpendicular to horizontal component of earth's magnetic field. We placed with its plane perpendicular to component of earth's magnetic field। देख बेटा, कॉइल कुछ ऐसे पड़ी हुई है कि इसका जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल उसके पैरेलल हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो, प्लेन परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है कॉइल का, बोलो समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी इस क्वेश्चन में थीटा कितना ले लेना चाहिए तुम्हें, 0 ले लेना चाहिए, ठीक है। इट इज रोटेटेड अबाउट इट वर्टिकल डायमीटर, ये कॉइल कुछ ऐसे पड़ी हुई थी वर्टिकल प्लेन में। अब बेटा वर्टिकल प्लेन में ऐसे पड़ी हुई थी, नाउ इट इज रोटेटेड अबाउट इट वर्टिकल डायमीटर, इस डायमीटर के अलोंग इसको ऐसे घुमा दिया थ्रू 180 डिग्री। फाइनल एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री लेना पड़ेगा जब घुमा दिया तो, सुन रहे हो,
अभी अगर एंगल 0 बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगा। अब इस वक्त अगर तुमने बाहर लिया हुआ है तो बाद में नॉर्मल घूम के 180 डिग्री पे अंदर की ओर चले जाएगा ना। फाइनल एंगल कितना लेना पड़ेगा? 180 डिग्री टाइम दे रखा है, एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड होता है ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल हॉरिजॉन्टल कवर अर्थ मैग्नेट। कुछ नहीं है, पिछली बार से भी इजी क्वेश्चन। क्या लगाना है तुमने? फाई इज इक्वल टू, सॉरी वही लगाना है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू फाई टू माइनस फाई वन के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? टाइम आ जाएगा। जल्दी बोलो ओके, बोलिया करो। क्वेश्चन पे ध्यान। माइनस अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे ले लें, नहीं तो वाले लेंगे। फ्लक्स किसके इक्वल होता है? बी ए कॉस थीटा। बी में कोई चेंज नहीं किया गया है, ए में कोई चेंज नहीं किया गया है। फाइनल एंगल कितना है? कॉस 180, समझ गए? माइनस इनिशियल एंगल कितना है? कॉस 0 1 होता है। नीचे डेल्टा टी, कोई दिक्कत वाली बात? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैग्नेटिक सॉरी इंड्यूस ईएमएफ आनी चाहिए एन बी ए, नीचे डेल्टा टी, साथ में आ जाएगा 2। चेक करो सारी वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन में कि नहीं? बोला तो करो, बोला तो करो। सारी वैल्यू दे रखी है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 500। ठीक है, सर्कुलर कॉइल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 इसका माइनस 1 मीटर होगा। ठीक है जी। एरिया आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3 इंटू 10 माइनस 5, 3 इंटू 10 माइनस 5 टेस्ला बेटा। टाइम कितना है? इट इज 0.25 सेकेंड। अगेन बेटा बस तुमसे क्या मांग रहा है? कंसंट्रेशन मांग, कंसंट्रेशन मांग रहा है, आंसर निकाल देना कह रहा है। मैंने इजी क्वेश्चन डाल दिया, तू कंसंट्रेशन से आंसर सही निकाल देना, पूरे नंबर दे दूंगा, ये कह रहा। बस तुम्हारी कंसंट्रेशन चाहिए, हो जाएगा क्वेश्चन। और तो नहीं कुछ पूछ रखा? एस्टिमेट ईएमएफ एंड करंट, रेजिस्टेंस दे रखा हो तो करंट भी निकल ही जाएगा। इसको किससे डिवाइड करते हैं? आर से डिवाइड करते हैं। जल्दी बोलें ओके। ठीक है जी, चल 6.3 के बाद ओके। ये क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है अपने आप में। लेंस लॉ लगेगा। कहता है फिगर 6.7 शोज planar loops of a different shapes moving out or into the region of magnet which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop. डायरेक्शन फाइंड करनी है इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप। लेंस लॉ लगाने का एक तरीका ही नहीं है, कई तरीके। ठीक है, लेंस लॉ लगाने तरीके ही बहुत है। इसमें क्या मेथड लगाऊंगा मैं? ये लूप अंदर जा रही है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। कौन सी फ्लक्स इंक्रीज हो रही है? इनवर्ट। लेंस लॉ क्या कहता है? ईएमएफ इंड्यूस ऐसी होगी कि चेंज इन फ्लक्स को रोकेगा वो, यानी अगर फ्लक्स बढ़ रही है तो उसको बढ़ने से रोकेगा। सुन ली बात? तो ये अंदर आ रही है ना बेटा, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रही है, तो ये आउटवर्ड फ्लक्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा ताकि कैंसिल हो जाए। आउटवर्ड फ्लक्स क्रिएट करने के लिए करंट कैसा चलाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स चाहिए ना। जल्दी बोलो, समझिए, आउटवर्ड फ्लक्स के लिए कैसा चलाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। जल्दी बोले, कोई दिक्कत वाली बात? आउटवर्ड फ्लक्स के लिए कैसे चलाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। चला दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये बाहर जा रही है भाई, सीधा हिसाब, एक पता लग गया तो बस तो निकल ही जाएंगे। जब अंदर आ रही है तो फ्लक्स बढ़ रही थी, अगर एंटी क्लॉकवाइज आया है तो बाहर जाते वक्त फ्लक्स घट रही है इसकी, उसके चक्कर में इसको उससे उल्टा करंट प्रोड्यूस करना है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो इसमें कैसा चलेगा? क्लॉकवाइज बेटा। इसमें भी कैसा चलेगा? क्लॉकवाइज। ये भी बाहर जा रही है, एक निकाल ले तो बाकी तो निकल जाएंगे। जल्दी बोले ओके, छोड़ दो क्वेश्चन को, समझ जाएगा। तो इसका आंसर क्या देना पड़ेगा तुम्हें? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के टर्म्स में आंसर देना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब इसका आंसर नहीं पढ़ते, हम कंफ्यूज हो गए, हम सीधा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि लेंस लॉ तो लगाने के ना तरीके ही बड़े हैं, वो अपने हिसाब से अब एक्सप्लेन करेगा बिना मतलब कंफ्यूज होंगे। 6.5 देखो जी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6.5 कह रहा है क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स? डायग्राम दे रखा है इसका कि नहीं? नहीं दे रखा। ओके, कह रहा है a closed loop is held stationary in the magnetic field between north and south poles of two permanent magnets. ये दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ है एक क्या है? साउथ। इसके बीच में कॉइल रख दी है,
कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कहते हैं मूव नहीं करना, मूव नहीं करना किसी चीज को, क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर ही, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर ही क्या हम करंट जनरेट कर सकते हैं? अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग लगा लो, फ्लक्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं। जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होती ईएमएफ इंड्यूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या देता है वैसे आंसर? आंसर दे रखा है इसका, नो। क्यों नहीं? जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर दो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ, फ्लक्स तो नहीं ना चेंज हो रही। तो आंसर क्या? नो। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में बी, करंट कैन बी इंड्यूस्ड, करंट कैन बी इंड्यूस्ड ओनली बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। समझ रहे बात को कि नहीं? तो क्या आ गया आंसर? नो। जैसे मर्जी लगा दो करंट नहीं इंड्यूस होता। डन हो गया, हो जाएगा। ओके, होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो वहां पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अब हमने देख लिया ना, देख लिया क्वेश्चन, तो अब तुम्हें पता है इसका आंसर क्या देना है, नो देना है। ठीक है जी, एनसीईआरटी बुक वाला भी कह रहा है नो देना, तो मतलब अब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होगी। बी पार्ट कहता है क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए लार्ज कैपेसिटी। इज ए करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, और क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए लार्ज कैपेसिटी। ये एक कैपेसिटर है, ये इसकी दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर लूप नॉर्मल टू, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराऊं तो क्या इसमें करंट इंड्यूस हो सकता है? तो इसका आंसर भी नो ही आना चाहिए। क्या दे रखा है? नो। बात इलेक्ट्रिक फील्ड की चल रही है वैसे यहां पर, लेकिन करंट इंड्यूस किसके कारण होगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या? नो। करंट इज इंड्यूस इन ईदर केस, करंट कैन नॉट बी इंड्यूस बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे बात? वैसे आगे चलकर पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज के कारण एक स्पेशल टाइप का करंट डेवलप होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। याद है ईएम वेव्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आया था, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से ही हो रहा था वो। एप्सिलॉन नॉट, याद है डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d∅ बाय dt, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर खैर कैपेसिटर की प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कांस्टेंट है। सुन रहे बात को कि नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज तब आता है कैपेसिटर के जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं ना, ड्यूरिंग चार्जिंग फ्लक्स बढ़ रही है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग तब आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ रहे बात को? याद है, लिंक तो बनानी था ना। खैर यहां पर इसका आंसर क्या है? इंड्यूस ईएमएफ नहीं जनरेट हो सकती, इंड्यूस करंट नहीं हो सकता। मैंने साथ में एडिशनल बात बताई, जल्दी बोलो, क्लियर हुई बात कि नहीं? तो क्वेश्चन था, क्या था कि अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द लार्ज कैपेसिटर, इज करंट इंड्यूस इन द लॉब व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन, व्हेन इट इज पार्शियली आउटसाइड द प्लेट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स वाले में होता है, इसमें नहीं होता। मतलब वो कहना चाह रहा था कि पहले लूप जो है बाहर थी, आधी बाहर थी, उसको अंदर लेकर आ रहे हैं, या अंदर ले नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो कुछ भी ऐसा नहीं होना। जल्दी बोलो, सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? अब ये जो बीच बीच में बेटा फंसे हुए से क्वेश्चन है ना, इन्हीं के लिए बोलता हूं एक बार देख के रखो। एक बार देख के रख लोगे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कॉन्फिडेंटली दे आओगे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए दे आओगे। देख कर रखो। मुझे नहीं लगता, भले ये कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं है, कि पहले तुमने इसको पढ़ा होगा, देख के रखा होगा। मुझे नहीं लगता। बढ़िया ऐसी ये वाला क्वेश्चन एज इट इज जैसे है एनसीईआरटी में से कर रखा है किसने पहले? बोलो, नहीं कर रखा ना? तो बेटा अभी भी स्टिल, आज कितनी तारीख हुई है? 8 हुई है ना, अभी भी 10 दिन बाकी हैं। बोलो 10 दिन बाकी हैं कि नहीं? तो जो जो तुम्हें बोल रहा हूं मैं, उन कमियों को पूरा कर लो। ठीक है, अपने आप भी तुम कर ही सकते हो, लेकिन बात सुनने से कुछ तो फर्क पड़ता ही है। थोड़ा सा कमियों को पूरा कर लो तो हो जाएगी क्लियर। ओके, क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द, ये हो गया। चलो सी पार्ट देखो, कहता है रेक्टेंगुलर लूप एंड सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन 6.8, फिगर 6.8 आगे है कि पीछे है? 6.8 यही है। ओके, ध्यान से सुनो, ये मैंने कई बार डाल रखा है टेस्ट में कि a rectangular loop and circular loop are moving out of uniform magnetic field region to a field free region with a constant velocity v
इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पासेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन? द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। कहता है दोनों में। पहले तुम लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि जब इसमें से बाहर जाएगी लूप, क्या इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होएगी? यस, क्योंकि लूप फील्ड के बाहर जाएगी, फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस होनी होनी है। इसमें होएगी, इसमें भी होएगी, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा कि कांस्टेंट किस में होएगी? तो बेटा स्क्वायर वाले में, कौन सा रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, उसमें कांस्टेंट रहेगी, इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी। कारण सुनो, कारण ये है कि अगर मैं, दोनों की स्पीड सेम है ना, तो जब ये बाहर निकलेगी तो गिवन टाइम टी में इतना निकलेगी, ये भी उसी टाइम में उतना ही निकलेगी। ठीक है, ये अगले सेम टाइम में उतना ही एरिया बाहर फिर निकलेगा, लेकिन इसके नेक्स्ट सेम टाइम में इतना एरिया बाहर निकल आएगा। दोनों एरिया में फर्क है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो इसमें पर यूनिट टाइम सेम एरिया बाहर जा रहा है, यानी सेम फ्लक्स चेंज आ रहा है। इसमें पर यूनिट टाइम डिफरेंट एरियाज जा रहे हैं। पहले एरिया बढ़ेगा, फिर एरिया घटेगा भी। जल्दी बोलो, समझ रहे बात को कि नहीं? तो उसमें कांस्टेंट ईएमएफ होगी, इसमें वेरिएबल हो जाएगी। बोलो, डन हो गया। अब इसी चीज को तुम्हें अगर मान लो उसने एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला हो, एक तो बोल दिया ना उसने किसमें कांस्टेंट होगी, तो उसका आंसर दे दिया, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर वाले में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दूसरा है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन दोनों बोर्ड एग्जाम में मतलब 3600 बार रिपीट हुआ, दोनों के दोनों। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में उसने बोला ये मैग्नेट इधर आ रहा है, साउथ इधर आ रहा है, ठीक है जी। तो कह रहा है प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन। यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी पोलैरिटी चेक करनी है। ध्यान से सुनना, ये ऐसे पड़ी हुई है कॉइल, ठीक है, वर्टिकली पड़ी हुई है। जब इसके पास साउथ आ रहा है तो इधर से अगर मैं देखूं, अगर इस तरफ से देख रहा हूं तो ये साउथ डेवलप हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि लेंस लॉ क्या कहता है, अपने कॉज को अपोज करेगा। अगर साउथ पोल पास आ रहा है तो वो उसको रिपेल करेगा, रिपेल करने के लिए उसको साउथ बनना पड़ेगा, डन के नहीं? तो ये वाला हिस्सा साउथ डेवलप होगा। इसका बैक साइड ये नॉर्थ पास आ रहा है, तो पिछला हिस्सा नॉर्थ डेवलप होगा कि नहीं? समझ गए कि नहीं? मैं इधर से देख रहा हूं कॉइल को, जब भी कॉइल में करंट डेवलप हो रहा है और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो उसमें बेटा बताते होते हैं हम कि ये याद रख ले कि अगर ऐसे करंट चल रहा है तो यहां पे क्या बना ले, एस। समझ गए? एस के दोनों एजेस पे एरो लगा दे तो क्लॉकवाइज चला। बोल, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ डेवलप होएगा। अगर कॉइल का जो फेस तुम्हें क्लॉकवाइज करंट दिखा रहा है मतलब वो साउथ है। जो एन है, ये एन है, एन की दोनों एजेस पे ये लगा दे एरो, तो करंट कैसा बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर एक कॉइल है और तुझे वो एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता हुआ दिख रहा है तो मतलब वो नॉर्थ बना है, और अगर क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा है तो मतलब क्या बन गया, साउथ बना है। जल्दी बोलो, ओके ओके ओके, ठीक है जी। दैट मीन्स इधर से मुझे ये साउथ डेवलप हुआ है ना, साउथ का मतलब कैसा जा रहा है, साउथ का मतलब कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। बोलो डन। तो इस साइड से देखूं तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। उधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव डेवलप होगा, ये वाला एंड क्या डेवलप होगा, नेगेटिव। कैसे? ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी लगा दी, सुन रहे हो? अब बैटरी में से कैपेसिटर में जब करंट ऐसे गया होगा, जिस प्लेट की तरफ आता है वो पॉजिटिव डेवलप हो जाती है कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव लगा रखी है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? जिस तरफ नेगेटिव आता है वो क्या डेवलप हो जाती है, नेगेटिव। आंसर चेक करो, ए एंड पॉजिटिव डेवलप हुआ है कि नेगेटिव डेवलप हुआ है? ए एंड क्या डेवलप होगा इसका, पॉजिटिव। जल्दी बोलो बेटा, समझे हो बातों को कि नहीं? ठीक है जी, दोबारा जरूर देखना इनको। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम इतनी देर में, जल्दी बताओ। आधे घंटे में 5 हो गए, 10 ही क्वेश्चन है इसमें, 10 है, मैं भी हो जाए अगले आधे घंटे में। 6.6 कहता है मेटलिक रॉड है, लेंथ 1 मीटर, रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, वन एंड हिंग्ड एट द सेंटर ऑफ द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर मेटलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मेटल रॉड है, लेंथ कितनी, 1 मीटर,
तो फ्रीक्वेंसी कितनी से घुमा दिया इसको, 50 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या दे रखी है, ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड में दे रखी है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 50 इंटू 2 पाई। ठीक है, एक चक्कर में 2 पाई चलाती है ना, जल्दी बोलो, समझ गए? 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, जल्दी बोलो, डन है कि नहीं? तो मतलब ओमेगा दे रखी है तुम्हें 50 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी नहीं, उसने फ्रीक्वेंसी दूसरे टर्म में मैंने ओमेगा ही बना दी, जल्दी बोलो, समझ लग गया? डन है। 50 चक्कर एक सेकंड में, मतलब 50 इंटू 2 पाई रेडियन एक सेकंड में, तो ये ओमेगा आ गई ना, बोला करो ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। विद वन एंड एट द सेंटर, रॉड है यार, बस वही क्वेश्चन आ गया, रॉड को एक साइड पे फिक्स करके ऐसे घुमा दिया। जब रॉड घूमती है तो उसके एंड्स के क्रॉस कहीं नहीं देखना, किसी कॉपी में नहीं, किसी किताब में नहीं, सिर्फ अपने दिमाग में देखना, अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हें फार्मूला कौन सा लगाना है, वो अपने अंदर झांकना है बस। कॉपियों में मत देखो, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखों की तरफ देख रहा हूं, बस अपने अंदर झांको। किस किस को फार्मूला याद आ गया, कौन सा फार्मूला लगाना है? फार्मूला याद तो क्वेश्चन इजी, नहीं याद तो मुश्किल। क्या क्या फार्मूला लगेगा? यस, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्या ऐसा कोई फार्मूला है? बेटा बाहर कुछ नहीं ढूंढना, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। ठीक है, अपने अंदर झांको। ठीक है, तुम्हें सिर्फ कहाँ झांकना है, पहले किताबों के अंदर झांकना है, लेकिन एग्जाम में इधर उधर नहीं झांकना, सिर्फ अपने अंदर झांकना पड़ेगा। अगर ये फार्मूले नहीं याद आ रहे तो डूबे डूबे समझो। ठीक है, फिर तुम गाना गाओगे कि डूबा डूबा रहता हूं आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूं चाहत में तेरी, तो फिर डूबे डूबे रह जाओगे, डूब जाओगे। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगाना है, इसमें है कुछ नहीं है इसमें, जल्दी बोलो बेटा। डन है, ओमेगा मैंने बना के दे दी। ठीक है, बी क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा, कि मेटल रॉड है विद फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, विद वन हैंग 1 मीटर, मेटल रेडियस 1 मीटर। क्या बोल रहा है, विद वन एंड हिंग एट द सेंटर एंड द अदर एंड passing to the center and the perpendicular to the plane of the ring, constant and uniform magnetic field parallel to the axis present. What is the EMF between the center and the metallic ring? Center कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लेंगे। Metal rod of length 1 meter is rotated with a frequency this, with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter। ठीक है, बात तो वही कह रहा है, एक सेंटर पे है और एक यहाँ पे है, 1 मीटर ही उसका रेडियस है, 1 मीटर इसकी लेंथ है। अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ईएमएफ बिटवीन सेंटर, वो क्वेश्चन को सीधा सीधा भी कह सकता था, फाइंड द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, उसने बोल दिया सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में फाइंड करनी है। जल्दी बोलो बेटा, समझ गए कि नहीं? क्लियर है, हो जाएगा। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगेन अब देखो, एक बच्चा जो है फार्मूले धड़ाधड़ दिए जा रहा है, मतलब न्यूमेरिकल तो निपटा के आएगा, जहां कमी है उसको बोल दिया कि भाई उस पर क्या कर, थोड़ा सा वर्क कर ले, क्योंकि हमें तो नंबर हर तरह के चाहिए। ठीक है, मतलब जो बेकार से बेकार क्वेश्चन भी होगा, जिसको हम कहें कि यार बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आएगा तो नंबर तो दे के ही जाएगा, उतने ही दे के जाएगा जितने उस पर लिख रखे, चाहे वो बहुत ईजी आ जाए। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में तुम ये कह दो कि ये तो बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन आ गया, तो वो हमारे लिए वही भगवान है, वही क्वेश्चन नंबर दे के जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, छोड़ो थोड़ा सा यार। क्वेश्चन नंबर 7 कहता व्हील विथ 10 मेटलिक स्पोक्स ईच ऑफ 0., ये मैंने करा रखा है तुम्हें पहले क्लास में, एक व्हील है 10 मेटलिक स्पोक्स है। ठीक है, स्पोक्स मतलब वो जो आपका साइकिल नहीं होता, साइकिल मोटरसाइकिल, उसमें जो तारें लगी होती हैं उनको क्या कहते हैं, स्पोक्स कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता होता था जनरल नॉलेज का कि जो अपना तिरंगा है, तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसमें कितनी स्पोक्स हैं, कितनी है पता किसी? 24, श्योर है? 24, कितनी स्पोक्स है उसमें? 24, राइट। तो कहता है कि व्हील विद 10 मेटलिक स्पोक्स, इसमें कितनी स्पोक्स है भाई? 10 मेटल की बनी हुई स्पोक्स है, 0.5 मीटर उनकी क्या है बेटा जी, लेंथ है, रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। ओमेगा कितनी दे रखी है?
120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 120 इंटू 2 पाई बाय 60 भी करना पड़ेगा क्योंकि मिनट है ना बेटा, बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा दे दिया है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.4 कॉस दे रखा है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, एक्सल और रिम के बीच में, वही क्वेश्चन है जो पीछे क्वेश्चन नहीं पूछा बेटा, वो रोड थी, एक्सल और रिम के बीच में ईएमएफ फाइंड करनी है। ईएमएफ का फार्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए जा रही है ये, क्या आएगा यहां पर, इट विल बी हाफ, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 0.4 इंटू ओमेगा, बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, इसको काट देते हैं 4 पाई इंटू बेटा एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, एल कितना है 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ओके जल्दी बताओ क्या आंसर आने के चांसेस है, भूलिया करो, मान लो आ गया, इसका आंसर आ गया, मान लो हमारे पास वोल्ट में आ गया, इतने वोल्ट। अब क्या इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, क्या इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि जो 10 की 10 स्पोक्स है बेटा आपस में, ये सारी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ये मेटल का क्या बना हुआ है रिम, तो ये सारा एक पोटेंशियल पे चले जाएगा, सेंटर एक पोटेंशियल है, सब पैरेलल में है। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ई वोल्ट है तो सारी पैरेलल में होगी ना बेटा, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होती, पैरेलल में वही रहती है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ याद हो गया कि नहीं। अब देखो इस बार मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबने बोला नहीं, रीजन ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, रीजन इसका यही है क्योंकि ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, तो सबने आंसर दे दिया नहीं 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 2 बार ये क्वेश्चन यूज हो रहा है फार्मूला 6.67 के बाद। ओके द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इमटेरियल, क्या बात है, क्या शब्द का इस्तेमाल किया, कहते थे नंबर ऑफ स्पोक्स इज इमटेरियल, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, इमटेरियल, बिकॉज द ईएमएफ अक्रॉस द स्पोक्स आर इन पैरेलल। हमें भी ऐसे मतलब शब्दावली इस्तेमाल करनी चाहिए, अपन जैसी तरीके नाल बोले जाना है, कोई जरूरत नहीं, ये है वो है, देख क्या सुंदर शब्द इस्तेमाल किया था, नंबर ऑफ स्पोक्स इज इमटेरियल। चलो बढ़िया बात है। 6.8 ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आपको टॉपिक कराया हुआ है सेल्फ इंडक्शन, याद है, फिर कैलकुलेट करते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनोइड, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, फार्मूला निकालते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन, कौन सा जी, म्यूचुअल इंडक्शन, राइट है। फिर क्या निकालते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनोइड्स, समझ गए कि नहीं भाई, 2 लॉन्ग सोलेनोइड्स का म्यूचुअल इंडक्शन निकालने की डेरिवेशन है, वो तो करनी ही करनी है। अब एक बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 कॉइल्स ऐसे पड़ी हुई हैं, कॉइल 1 और कॉइल 2, अब इसमें भी तो एक की फ्लक्स दूसरे को मिल रही है, इसका क्या निकालो, म्यूचुअल इंडक्शन निकालो। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2 स्क्वायर कॉइल पड़ी हुई हैं ऐसे, इसमें भी तो एक की फ्लक्स दूसरे में एंटर कर रही है, क्या निकालो इसका, म्यूचुअल इंडक्शन निकालो। जल्दी बोलो, मेरी बात समझे कि नहीं। जब भी क्वेश्चन चेंज वेंज होकर आए कि म्यूचुअल इंडक्शन निकालो, तो तुम्हें क्या करना है, फाई इज इक्वल टू एम आई और फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बना के रख लेनी है, यहां से वैल्यू भरकर दोनों को इक्वेट कर देना, कट कटा के एम आ जाएगा, एक ही फंडा है सबका। जल्दी बोलो, समझिए कि नहीं। ओके, अगर ये सोलेनोइड है, सुन रहे हो जी, तो तुम फ्लक्स अगर निकाल रहे हो, फ्लक्स ऑफ सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसकी लगाना, सेकेंड की, सुन रहे हो, फ्लक्स तो ऐसे निकलेगी ना म्यूचुअल में, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसकी निकालोगे, लगाओगे सेकेंड की। फील्ड किसका लगाओगे, फर्स्ट का, फर्स्ट वाले का फार्मूला लगेगा यहां पर, म्यू नॉट एन आई, फिर नंबर ऑफ टर्न्स तो फर्स्ट आ जाएंगे, समझ गए। एरिया किसका लगाओगे, जिसकी फ्लक्स फाइंड कर रहे हो, सेकेंड, जिसमें से फ्लक्स जा रही है, समझ गए। तो यहाँ पे एन और ए, जिसकी फ्लक्स की बात हो रही है, और फील्ड दूसरे के कारण आया करेगा। जल्दी बोलो, डन है, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है मैंने फंडा बताया,
वो कहता है टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ स्मॉल रेडियस R1 एंड अदर ऑफ लार्ज रेडियस R2 सच दैट आर प्लेस्ड कोएक्सियली। एक बड़ी वाली है और एक छोटी वाली है। R1 मच ग्रेटर देन R2 है। बड़ी वाली का रेडियस R1 है, छोटी वाली का R2 है। आर प्लेस कोएक्सियली विद सेंटर्स कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। उसने तुम्हें क्या बोला? म्यूचुअल इंडक्टेंस ही बोला। ठीक है, मान लो बड़ी वाली को 1 माना ना तो उसकी टर्न्स N1 है, छोटी वाली को 2 माना तो उसकी टर्न्स N2 है। दिया उसने कुछ नहीं, हमने अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, मान ले इसमें करंट कितना चल रहा है? 1 है तो I1 चल रहा है, इसमें करंट मान ले कितना चल रहा है? I2 चल रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल। ठीक है, अब मैंने बोला लेट फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू Mi आ गया। जल्दी बोलो समझे। फ्लक्स किसकी है? किसके कारण है? फर्स्ट के कारण। तो करंट किसका आएगा? फर्स्ट का आएगा। समझ लग गया? फील्ड तो फर्स्ट ने देना ना, तो फर्स्ट का आएगा। बोलो डन। ओके, फिर लगाऊंगा फिर से 5 to 1 इज इक्वल टू फ्लक्स किसकी है? सेकंड की। तो यहां लगाऊंगा NBA cos ऑफ थीटा। 5 to 1 इज इक्वल टू N। फ्लक्स किसकी है? सेकंड की। N2 लगेगा। फील्ड किसका है? फर्स्ट। एरिया किसका है? सेकंड का। समझे? cos 0 1 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल है, थीटा 0 लगेगा। बोलो डन। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ओके ओके ओके। सर्कुलर कॉइल है। फील्ड किसका है? यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आना था, यहाँ फर्स्ट आना था, सॉरी यहाँ पे भी सेकंड आना था, यहाँ क्या आना है? फील्ड फर्स्ट का। फर्स्ट कॉइल अंदर वाली है ना, छोटी वाली। गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ कि ठीक कर रहा हूँ? फर्स्ट, हाँ फर्स्ट बार वाली, फर्स्ट बार वाली। मैंने सेकंड ले लिया ना, इसकी फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बोलो डन है। तो फील्ड किसका है? फर्स्ट वाली का। अब फर्स्ट वाली का जब मैं फील्ड लूंगा तो फर्स्ट वाली का फील्ड यहां पर क्या आएगा? सर्कुलर है तो क्या आंसर आता था? KI/R इंटू KI/R इंटू क्या आएगा? जल्दी बताओ। 2 पाई। तो 5 to 1 इज इक्वल टू N2, यहां पे N1 भी लगाना पड़ेगा। N2 N1 K भी आ गया, यहां 1 लगेगा, यहां 2 पाई आ गया, नीचे कितना आ गया? 1 का है तो यहां R 1 आ गया। एरिया क्या था? पाई R। कोई दिक्कत? समझ लग गया? आई को छोड़ दें। आई कितने? मैंने तो पहले ही छोड़ दिया। आई यहां पर आ रहा है। ठीक है, जब तू दोनों को कंपेयर करोगे, आई को छोड़ दे, बाकी सारा जो है वो क्या बन गया तुम्हारा? म्यूचुअल इंडक्शन बन गया कंपेयर करके। जल्दी बोलो, मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ में लग गई कि नहीं? एक पॉइंट है, टू द पॉइंट। एरिया जो ये वाला यूज करोगे ना बेटा, हमेशा छोटी वाली कॉइल का ही लेना है। यहां तो मैंने यूज ही ये किया था ना, तो छोटी वाली का आया। लेकिन अगर मैंने यहाँ 512 लिखा होता, सुन रहे मेरी बात, 512 में चल यहाँ I2 आ जाता, वो तो कट ही जाना है। यहां पर एरिया कौन सा आता? A1 आता। A1 बड़े वाले का लेना पड़ता, लेकिन बड़े वाले का लेते नहीं है। अगले स्टेप में उसको छोटे वाले का लेना है, क्योंकि बेटा चाहे फ्लक्स इसकी इसमें जा रही है, चाहे इसकी इसमें जा रही है, फ्लक्स तो इतने पोर्शन में कंसिडर करनी है ना। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? एरिया हमेशा कितने पोर्शन का लेना है? स्मॉल वाले। सॉलिड वाले में भी ऐसे ही कराता हूँ, स्मॉल वाले का लेते हैं। जल्दी बोलो, बात फॉलो कर ले कि नहीं? तो ये जो बच गया, ये म्यूचुअल इंडक्शन बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत वाली बात कि नहीं? ये तुम्हें अपने आप करना चाहिए। ठीक है, मरवा देगा नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं करके रखोगे तो अपने हाथों से करना चाहिए। कल मैंने बोला, कल परसों मैं कर रहा था, तो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर रहे थे, अंदर बाहर सरफेस के ऊपर। भाई वो एनसीईआरटी ने एज ए न्यूमेरिकल दे रखा है। कभी डेरिवेशन भी आ जाता है, कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जो मर्जी मान लो। ये भी एज ए न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी ने, न्यूमेरिकल मान के कर लो, डेरिवेशन डेरिवेशन मान के कर लो। मैंने बार बार बोला ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बोलो क्या कहते हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है तुमने आज अपने आप, अपने हाथों से जाकर। ठीक है, आंसर मैच करना है इसका। ठीक है, मैंने पूरा फंडा बता दिया, मैंने पूरा कराया नहीं जानबूझकर। इसका इस टाइप का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे म्यू नोट की वैल्यू भी पुट करोगे तुम। ठीक है, के की म्यू नोट ओवर 4 पाई, कुछ पाई कट जाएंगे। करोगे कि नहीं करोगे? अपने हाथों से बेटा सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में यही फंडा है।
वो तो आपकी डेट शीट कुछ इस तरीके की थी कि ठीक है बाकी सब्जेक्ट में बीच में छुट्टियां आ रही हैं तो मैंने बोला कि ज्यादा फोकस अब किस पे कर दो, फिजिक्स पे कर दो। डेट शीट कह रहे 7 दिन जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे, 6 दिन 7 दिन जो भी छुट्टियां हैं, तो भी उसको भी इसी हिसाब से करना कि जो भी करो एक बार देख लो डिटेल में। हमें लगता है कि आता है, एग्जाम में जाकर जब बैठते हैं वहां पे पता लगेगा कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। मैं यही चीजें आपको स्ट्रेस कर रहा हूं कि हमें चेक करना है कि हम लिख भी पा रहे हैं कि नहीं। एग्जाम्पल 6.9, 6.9 कहता है कि ऑब्टेन, हाँ वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखी थी ना इसने क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उसने नंबर ऑफ टर्न्स कहीं मेंशन नहीं की हुई थी, नहीं लगाई उसने, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न मेंशन कर देगा तो लगानी है। ठीक है, मैंने जनरल करा दिया अपने हिसाब से। ठीक है, स्क्वायर पे भी आ सकता है, कभी कभी सिर्फ ये आ सकता है कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट चीजें छोड़ सकते हो तुम कि म्यूचुअल इंडक्शन किसके प्रोपोर्शनल, लेकिन करना जरूर। आगे चलिए हम कौन से क्वेश्चन पे, 6.9 बेटा। 6.9 कहता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए एंड लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड in terms of magnetic field area A and length of the solenoid, how does this magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in the capacitor? सोलेनॉइड यानी कि इंडक्टर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होती है जी? हाफ एल आई स्क्वायर। ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए एंड लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स में बनेगा हाफ एल की जगह बेटा क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल आ जाएगा, साथ में आ जाएगा आई का स्क्वायर। लेकिन उसने बोला किस टर्म्स में पुट कर, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो यहां से आई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू क्या करना पड़ेगा, एन डालना पड़ेगा। ठीक है, नोट करो जैसे मैं कर रहा हूं पहले, उसके बाद पे पूरी स्टोरी बताता हूं। हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, और करंट की जगह क्या करना है, बी स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, लेंथ है, एल से एल क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, एन से एक एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी का फार्मूला बन गया हाफ एन बाहर ले लेते हैं, बी स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, एन बाहर ले लिया, बी स्क्वायर बाहर ले लिया, म्यू नोट आने ही आना है इसके, तो स्टार्टिंग में म्यू नोट भी लगा ले, म्यू नोट बाय 2 एन बी स्क्वायर। एक म्यू नोट नीचे भी पड़ा हुआ है, 1/2 म्यू नोट हो गया, 1/2 म्यू नोट नीचे बचा, एन बचा, बी स्क्वायर बचा। चेक करना है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, बस ये चेक करना है, ए आ गया। चेक करना जी, मतलब इसको चेक करो, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, बस ये ठीक बन गया। एन नहीं है, ऊपर एन स्क्वायर था ना, ये हाफ म्यू नोट बी स्क्वायर ए म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। कौन सा, ये वाला म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाय एल ही होता है। एल तो उन्होंने कितना लिया, वो उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले ली होगी। फिर अगर मैं, ये जो एन चल रहा है इस वक्त, जो मेरा फार्मूले में एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, उनका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। हम्म, ठीक है।
बाय बाकी इसका पंगा पड़ रहा है बस। बी स्क्वायर ए बाई 2 म्यू नॉट तो आ ही रहा है। जो मेरा एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल। जो मेरा एन है नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल। अगर मैं इसकी जगह फिर भी स्मॉल एन, नहीं तुम अपना आंसर लिखाओ, क्या लिखा है एनर्जी का? 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर ए एल। बी स्क्वायर ए एल, अगर मैं एन की जगह क्या पुट कर दूं? मतलब उनमें एन है ही नहीं है, एन है ही नहीं है। एन का वैल्यू पुट करते वक्त देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाफ एल आई स्क्वायर हाफ म्यू नॉट। एन क्या है देखना, नंबर ऑफ टर्न्स है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बस ये चेक कर ले। हाफ एल की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, साथ में आई स्क्वायर। ओके, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। आई की जगह क्या लिखना था मुझे? आई की जगह लिखना चाहिए था बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन, नहीं होता, सही है। आई की जगह मैंने लिख दिया बी का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने गड़बड़ किया, देखो हाँ देखो। आई की जगह मुझे क्या लिखना था? बी बाय म्यू नॉट एन का स्क्वायर। तो बी का तो क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। म्यू नॉट का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नीचे एन का क्या करना था? स्क्वायर करना था। तो ये एन स्क्वायर हो गया, ये भी एल का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखना जरा, ये बन गया हाफ म्यू नॉट का स्क्वायर, एक बचा नीचे म्यू नॉट। ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक एल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1/2 म्यू नॉट ए आ गया, बी स्क्वायर आ गया, एल। अब चेक करो, सही हो गया ना? यहां पे हमने वैल्यू जो है गलत पुट कर, ठीक है, सही जा रहे। अभी हुआ नहीं क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, अभी मैंने ये जो फार्मूला है तुम्हारा क्या कर दिया? डायरेक्ट यूज करवा दिया। ठीक है, इंडक्ट इसकी भी डेरिवेशन आ सकती है। ठीक है, पहले तुम्हें ये डिराइव करना था, मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? अब देखो ये क्वेश्चन फिर फंसा रहा है कि नहीं? फिर वही बात है, कल भी मैं बोल रहा था कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी बुक। हाँ, मैंने स्टेटस भी लगाया कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो भाई यहाँ पे आके फिर उसने क्वेश्चन डाल के दे दिया, यही क्वेश्चन डालेगा तो हम फंसेंगे। देखो पहले बताओ, जो मैंने किया है वो क्लियर है? जो मैंने किया क्लियर है? ये कहां से आया पता तुम्हें? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। छोटी सी डेरिवेशन करा रहा हूं, जल्दी से देख लो, क्योंकि पहले इसको ड्राइव करना चाहिए था तुम्हें। टाइम हो गया, कितने में? 9 क्वेश्चन में 10 ही तो है इसमें। हाँ तो एक चीज छोड़ना है, करके भेजूंगा। इसकी एनर्जी देख, जल्दी से देख, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अभी पार्ट में करा दूंगा। पहले कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर भी सोलनॉइड होता है। ये इंडक्टर है जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस कितना एल है, सुन रहे हो? ये बैटरी। ठीक है, जब हमने इसमें करंट ऑन किया, स्विच किया, इसको स्विच ऑन किया, तो वोल्टेज आ गई इसके अक्रॉस। अभी वोल्टेज बढ़ रही है, अभी वी है, और उसके बाद इसने इंक्रीज होना है। उस दौरान इसमें ऑपोजिशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये अपोजिंग नेचर की क्या डेवलप करता है? ईएमएफ डेवलप करता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? एल इंटू डी आई बाई डी टी। बोलो होता है? तो हमने बोला है कि जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये एक अपोजिंग ईएमएफ डेवलप करने की कोशिश करेगा, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बोलो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है वोल्टेज बेसिकली होती क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलो डन, बोलिया करो। तो यहां से डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया? माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। बोलो डन। डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल हो गया? करंट के। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल हो गया बेटा? करंट के। तो यहां से बोला कि डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया? माइनस एल आई इंटू डी आई। अब जीरो से करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फाइनली आई तक पहुंचाने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ एल आई इंटू डी आई। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना बेटा? इट इज एल, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई क्या होती है? आई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, माइनस साइन को इग्नोर ही करेंगे।
तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर्ड इन में इंडक्टर फिर कितनी मानी जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर। तो कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर। ऐसे ड्राइव करनी, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ और ही बोल दिया। अब मैंने क्या किया, मौके के हिसाब से भाई हाफ एल आई स्क्वायर तो होती है, एल का ये फार्मूला होता है, आई का ये फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर करा के आंसर भी देखो सही आ गया। जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, हो जाएगा ओके। अब इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है, हाउ डज द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। बस आपने लिख देना है ये वाली एनर्जी जो है मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर की हाफ सीवी स्क्वायर जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है जी। वो चार्जिंग के कारण आती है, ये ऑपोजिशन टू करंट के कारण आती है। बोलो हो जाएगा कि नहीं, पढ़ लोगे इसका आंसर, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन रह गया, देखते हैं बड़ा है छोटा है। कमला, ये क्वेश्चन में जो कमला है, ये कमला है कि कमला है? अगर हम अपने हिसाब से पंजाब के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोई कमला है, ठीक है। अगर हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कि एक कमला है, अ कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसाइकिल। स्टेशनरी बाइसाइकिल को क्या कर रहा है वो, पेडल, कमला ही हो या फिर जो स्टेशनरी बाइसाइकिल है उसका, बाइसाइकिल जो होती है ना उसका स्टैंड होता है पीछे वाला, उस स्टैंड पे लाके उन्होंने पेडल कर रहे हैं, तो फिर बाकी सही बात है, ये कमला नहीं है, ये कमला ही है। तो कहता है कमला pedals a stationary bicycle, the pedals of the bicycle are attached to a 100-ton coil of area this, ठीक है जी। the coil rotates at half a revolution per second, एक सेकंड में हाफ रेवोल्यूशन, सुन रहे हो, तो मतलब एक सेकंड में पाई रेडियन, तो मतलब ओमेगा बेटा कितनी दे रखी है, पाई रेडियन पर सेकंड। जल्दी बोलो, समझने लग गया कि नहीं, कमला है वो साइकिल चला रहे हैं, कमाई जा रहे हैं हाथ वाली, तो पहिया जिसके साथ एक कॉइल लगी हुई है, तो कॉइल रोटेट्स द हाफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इतने टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है 0.01 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब थीटा 0 लेंगे फिर। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, ओके। ई मैक्स इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। करने को मैं सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन बेटा अगर एक कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हो, रोटेट करते हो, तो एसी जनरेटर पड़ा होगा, समझे कि नहीं। अगर एसी जनरेटर पड़ा है तुमने, तो वहां से तुम्हें हिंट है कि भी मैक्सिमम ईएमएफ की बात कर रहा है, तो मतलब ये फंडा लगेगा कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू में चेंज हो रही है। बोलो बात याद आ गई कि नहीं, इसने घुमाया है उसको, ठीक है जी। तो ई मैक्स का फार्मूला क्या होना है, एन बी ओमेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बेटा फील्ड दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न 1 ही है, नहीं 100 है, एन की जगह 100 ले ले, बी की वैल्यू पुट कर दे, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया 0.1 सीधे दे रखा है बेटा, ओमेगा हमने निकाल ली थी, जल्दी बताओ समझ में लग गया कि नहीं। एन कितना, आंसर मैच कर लेते हैं, एन कितना बेटा बोलो, 100, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.01, 0.01 बेटा जी, ये 0.1 है जी, और ये कितनी आ गई थी 100 पाई आ गई थी, तो यहां से 1 2 3, 1 2 3, क्या आंसर 10 पाई है, चेक करो, नहीं अब वो तो हो ही जाएगी, 3.14 करके आ रहा है आंसर, 10 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 इक्वल टू 31.4 वोल्ट आ गया, 100 पाई करना सीखा, ओके। फिर आंसर क्या आना चाहिए, हाँ फिर ये मैंने 100 क्यों लगाया, क्यों लगाया मैंने, क्यों लगाया, मैं भी कमला हो गया, ठीक है। कमले वाला क्वेश्चन से अपन भी कमले पाई है ना, ये तो मैंने निकाल लिया था, तो यहाँ पे 100 नहीं लगना, मतलब ये जो आंसर है इसके नीचे 100 लगा देते हैं, ओके। जल्दी बताओ क्या तुम्हें आज की कार्रवाई समझ लगी, कुछ लगी जी, कुछ चीजें तो याद रहेंगी रहेंगी ना, ओके। कल इसको आगे कंटिन्यू करा